हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग नेचर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा वीडियो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट पर है। आज के इस वीडियो को समझने से पहले आपको पिछले वीडियो के कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में थोड़ी क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है, जिससे आपको आज के टॉपिक यानी महाभियोग को समझने में आसानी होगी। चलो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपली वे में बताता हूँ कि महाभियोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रोसेस है। अब ये पूरी प्रोसेस क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन की स्थिति में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया गया हो या राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध किसी कार्य में संलिप्त हो तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान में संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी संविधान के उल्लंघन को मेंशन या स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, यानी आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की पूरी प्रोसेस दी गई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में यानी इस महाभियोग प्रक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है या भाग ले सकता है को देख लेते हैं। इस महाभियोग प्रक्रिया में हमारी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस तरह से पास किया जाता है को समझते हैं। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किए जा सकते हैं, मतलब कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है। अब जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, मतलब जिस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है, उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस देना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। कहने का मतलब है अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक लिखित सूचना चली गई है, मतलब एक लिखित नोटिस दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है वह सदन कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 मेजोरिटी से यानी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करता है। अब यह प्रस्ताव पास होकर एक सदन से दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन लगे आरोपों की जांच करता है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा या एक न्यायाधिकरण यानी पैनल के द्वारा और सदन के सदस्यों के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच दूसरा सदन कितने दिनों में करेगा यह नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। कहने का मतलब है जांच के समय राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का समय दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच को सही पाता है तो दूसरा सदन उस महाभियोग प्रस्ताव को कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पास करता है, यानी जैसे पहले सदन ने 2/3 बहुमत से पास किया था, उसी तरह दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है और तब राष्ट्रपति पद से विमुक्त होता है, यानी राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की डेट से उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। अब मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो समझने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप है पहले सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है। सेकंड स्टेप है पहला सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है और प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन को भेजा जाता है। थर्ड स्टेप है दूसरा सदन लगे आरोपों की जांच करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से यानी उसी मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करता है और तब राष्ट्रपति
अपने पद से विमुक्त होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। महाभियोग पास होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होते हैं, मतलब सभी कार्य मान्य होंगे। उससे पहले हम राष्ट्रपति के कार्यों को अवैध या अमान्य घोषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो महाभियोग की प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी या रुक जाएगी, इस पर संविधान मौन है, मतलब इस बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस सेशन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वह उसी सेशन में कंप्लीट की जाती है, मतलब उसी स्तर में पूरी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक सदन भंग हो जाए, यानी कौन सा सदन भंग हो सकता है? लोकसभा ही भंग हो सकता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी टेम्परेरी हाउस है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है, जो कभी भंग नहीं होता। मतलब यदि लोकसभा भंग हो जाए तो महाभियोग प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा और अगले स्तर में यानी अगले सेशन में प्रस्ताव को नए सिरे से लाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, मतलब कि इस प्रक्रिया में एक कोर्ट या न्यायालय की तरह निर्णय होता है, इसलिए यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लिया था, लेकिन इस महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, थर्ड ऑप्शन है राज्य विधान परिषद के सदस्य, फोर्थ ऑप्शन है राज्य विधानसभा के सदस्य। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।